आज हमारे स्टूडियो में साहित्य से जुड़े एक बहुत बड़े हस्ती आए हुए हैं, नवनीत कृष्ण। ये इनकी कविता बहुत ही लोकप्रिय हो रही है और अपनी कविता जो है में शब्दों का जो चयन है वो उर्दू में भी होता है। मतलब हिंदी गजल के साथ उर्दू गजल भी इनका शगल रहा है और उर्दू में भी अच्छी इनकी पकड़ है। शायद यही वजह है कि इनकी शायरी बहुत ही मीठी और होती है, शीरीं होती है और मकबूल होती है। तो इनसे हम आपको मिलाते हैं। ये हैं नवनीत कृष्ण। और नवनीत कृष्ण जी अभी एक शोधार्थी के रूप में हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। तो सर से हमें जानना चाहेंगे कि सर आपकी शिक्षा कहाँ हुई? जी जी जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो स्नातक कहाँ से आप किए? जी जी, स्नातक मेरा है नवलंदा महाबिहार विश्वविद्यालय से। अच्छा। जहाँ समझिए कि वो है पाली विश्वविद्यालय जिसको बोलते जी, हैं। वो तो वर्ल्ड फेमस हाँ बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन है। और वो ऐसा विश्वविद्यालय रहा, समझिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जब तक नहीं बनी थी उसका उत्तराधिकारी के रूप में काम कर रही थी। वाह। और वहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय कई छात्र लोग पढ़ रहे हैं आज भी। तिब्बत के, हाँ, चीन के, तिब्बत चीन बहुत लोग हैं। इंडोनेशिया के, जी जी जी, पहला जापान के बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर। जी, बर्मा से हैं, सब लोग पूरे खास भरे हुए हैं। के बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर उनकी वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रिसर्चर एक से एक वहाँ आए हैं। हम वहाँ एक डायरेक्टर थे सर, वो पंत जी, उनको हम जानते हैं। तो बहुत दिन तक पंत जी रहे। हाँ, वो लोग तो और अभी भी और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे संस्थान से, आप अच्छे संस्थान से आपकी शिक्षा हुई है और अभी जो है हिंदी साहित्य में ही आप जो जी। है शोध कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आज के विद्यार्थी को शोध के लिए, आप ये बताएं कि शोध के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जानना होगा कि शोध है क्या। जी 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 शोध जो चीजें हैं, जी। क्योंकि शोध ऐसा एक विषय है, जिस किसी भी विषय पे आप अपना शोध करना चाहते हैं उसमें कुछ नए निष्कर्ष आप निकाल के रखते हैं। उसके बारे में संकलन आपको करना होगा, जी जी। आपको डाटा रखना होगा, उसके डाटा बारे कलेक्शन कलेक्शन करते करना हैं। होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा आपको। बहुत पढ़ने के बाद आप एक विषय ऐसा खोज निकालेंगे जो अभी तक सामने नहीं रखी गई है, परोसी परोसी नहीं गई है, उसको आप निकाल के रखते हैं। वो आपकी अपनी शोध होगी, मौलिक। हाँ मौलिक शोध होगी। तो वो आपने कुछ निष्कर्ष निकाल के रखा है, जिससे आने वाली पीढ़ी उसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे, और हो सकता है उससे भी पढ़ लिख कर और भी कुछ निष्कर्ष निकाले और भी कुछ नए चीज़ों को लिख रखे सामने निकाल करके। तो ये चीज़ें शोध है। और शोध के पहले तो आपको डाटा कलेक्शन करना होगा, और आप शोध क्यों करना चाहते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे आप समाज पे क्या असर होगा। शोध में जैसा कि हमें मालूम है कि सबसे पहले प्रॉब्लम, जो समस्या क्या है, समस्या से मतलब है कि वो टॉपिक। जी, तो जिस चीज पर आप शोध करना चाहें वो एक समस्या के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसको जो आप विश्लेषण करेंगे, संश्लेषण करेंगे, तो एक तरह से समस्या का निदान होगा। निदान होगा, बिल्कुल है बिल्कुल ना? सही। तो अगर कोई वाद होता है तो उसका कोई प्रतिवाद होता है, और वाद और प्रतिवाद के बाद जो है निष्कर्ष, संवाद हाँ, होता संवाद है होता ना? है, फिर वो निष्कर्ष कह सकते हैं। जी जी संवाद होता है और संवाद में फिर कुछ अगर ऐसा होता है तो वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया चलती है। कंटिन्यू और चलते इस तरह रहती है। से जी, प्रक्रिया जो है चक्रीय प्रक्रिया होती है बिल्कुल। ना? तो इसमें जो है फैक्ट तभी आता है
जब उसमें डाटा कलेक्शन सही होता है। हम्म, क्या सर, सही बोला ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, डाटा कलेक्शन है तभी आप हाँ, उस पे डाटा आप नया कलेक्शन कुछ सही ही होता खोज है। पाएंगे। अच्छा, किसी भी चीज को शोध करने के लिए आपका परिकल्पना, हम्म, जिसको अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, जी 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 बिल्कुल। वो बनाना पड़ता है। तो उसमें उसका क्या मतलब ये है? हाइपोथेसिस जो है शोध का, समझिए कि प्रथम चरण आप उसको कह सकते हैं, ले सकते अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है सर। क्योंकि उसमें आप जैसे आप समझिए एक तरह से ये चीज है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ हम्म। है ना, एक्सीडेंट हो चुका है रोड पे, अच्छा अच्छा। और कोई अगर पहुंचा है देखने के लिए, कोई जनरल में पहुंचा है, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा कि वो सोचता है कि हम्म। शायद ये प्रेम प्रसंग के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, या उसका मर्डर कर दिया गया है, या माने जबरदस्ती कई उसको। एंगल्स, हाँ, जो, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट जो है, कोई हाँ, अगर घटना होती निरीक्षण है, करना पड़ता है कोई उसको जी। अपराध होता है, तो उसको कई एंगल से वो जो है उसका देखता है, परखता है, समझ। अनुसंधान करता जी है। जी वो जी उसका बिल्कुल। जो आयु होता हम्म, है, इंस्पेक्शन ऑफिसर जो होता है, जी तो और मान लीजिए कि 3 एंगल होता है, तो फिर शोध करते करते कोई एक नतीजे पे नजर पहुंचता पहुंचता है। है। जी तफ्तीश, जी जी जी, पुलिस डिपार्टमेंट तफ्तीश में एक करना, शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल, तफ्तीश। सही तो बात है। माने आप शायद ये कहना चाह रहे कि इस उदाहरण से भी इसको आप समझ समझ सकते सकते हैं। हैं। परिकल्पना वही है कि जो शोध के पहले जो हम हम्म। अपनी सोच को रखते हैं, उसके हम्म। इर्द गिर्द चीजों को हम सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, और क्या निष्कर्ष उसके लिए हम कर सकते हैं, क्या हम। चिकित्सक, क्या चिकित्सक भी ऐसा करते हैं? एकदम हम्म। बिल्कुल जब बिल्कुल। कोई मरीज जाता है, क्योंकि तो जैसे, कौन सा रोग है? हाँ, हाँ उसको मान लिया जाए हाँ उसका हाँ। कब्जियत रहता है, पेट फूला है, हम्म। तो हो दर्द सक पेट में है तो दर्द, क्या कारण है? हाँ, कि या तो उसको गैस हाँ बना हुआ है, हाँ या तो आजकल लीवर बढ़ जाने से भी वो हाँ, ये कब्जियत हो सकता है। हो सकती है। हाँ, तो उस पर पहले विचार करता है डॉक्टर, सोचता है, समझता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। वो भी कई एंगल से हाँ, एंगल सोचता से है। देखता है, सोचता है, तब हाँ, वो फिर डायग्नोस और भी करता कुछ डायग्नोसिस करने के लिए भेजता है। है। उसके बाद कुछ नतीजे आते हैं, तब उस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि नहीं, इसको ये चीज के कारण, लीवर बढ़ने के कारण, या उसका कुछ खा लेने के कारण बढ़ गया है, उस पे निष्कर्ष पहुंचता है, तब उसके इलाज सही से हो पाता है। अच्छा, आपने शोध के लिए कौन सा क्षेत्र से चुनना चाहेंगे? अगर हम तो अभी अभी, टॉपिक का चयन क्योंकि नहीं मैं हुआ तो, है, हाँ, टॉपिक का तो अभी चयन आपने नहीं कुछ ना हुआ है। कुछ अपने दिमाग में सोचा होगा। मैंने सोचा था कि मगही भाषा को भी हम समृद्ध करें, तो बहुत अच्छी अपनी बात है। हिंदी के साथ साथ हम्म। उर्दू भी शामिल है उसमें। शोध अ, की आवश्यकता है, क्योंकि जी, मगही भाषा में शोध बहुत कम हुआ है। हम्म, और जब तक शोध नहीं होता है, तो जब तक उसका जो है फैलाव कम होता नहीं, है। जैसे हमारे बिहार में लगता है कि सर, आंचलिक भाषा में हम्म, मैथिली भाषा जो है कुछ हाँ, ज़्यादा समृद्ध है। उसका क्योंकि, कारण है कि साहित्य हाँ, ज़्यादा लिखी लिखी गई है। गई है, उपन्यास है उसके हाँ, पास, है तो उसके मगही में पास। कम लिखा गया है। हाँ, उपन्यास नहीं, बहुत तो कमतर क्या मिलते सर, हैं। आपको आंकड़े संग्रह में हम्म, या आपके साहित्य साहित्य संग्रह में आपको कठिनाई पैदा हो सकती है मगही में? हो सकती है, लेकिन अब उस पे कोई नहीं लिखेगा, तो हम्म। फिर वो शोध इसी का नाम है। इसी का नाम ही है, क्योंकि सही बात है, अगर जो नहीं रास्ता, नहीं ढूंढा है, हम ढूंढेंगे उसको। फिर रास्ता कैसे निकलेगा हाँ, उसको, नहीं फिर कहीं ढूंढा ना। किसी ने, तो हम ढूंढेंगे उसको। हाँ, हम्म। और शोध ऐसे विषय पे भी नहीं करनी चाहिए, ये सच है, आप सही कह रहे हैं कि हम्म। जिसका कुछ अभी तक कुछ लिखा ही नहीं गया हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पे आप करना चाह रहे हैं जिन्होंने दो हम्म। ही पुस्तक लिखी, अब उस पे कर पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, शोध में एक रेफरेंस का जो मैटर होता है, हाँ, वो कम मिल पाएगा ना, क्योंकि कि दो। जब तक किसी चीज का प्रमाण नहीं है, तो उसको हम्म, हम सही नहीं नहीं मानते हैं। मानते। सच होना चाहिए। जी जी, जैसे उसमें कोई भी चीज अगर बात कहते हैं, तो उसका प्रूफ, उसका होना चाहिए, रेफरेंस बिल्कुल होना चाहिए, किसी रेफरेंस तो विद्वान बिल्कुल की बहुत किताब जरूरी से है। होना चाहिए। शायद उसमें सोर्सेज की बात होती है। पीएचडी हम्म, में जैसे 2 तरह का सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी, हाँ, सेकेंडरी भी हाँ, सही तो है। प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है, जिसे जो खुद आप देखते हैं, ऑब्जर्वेशन खुद करते हैं, हम्म, खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद आपसे हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, आपसे कुछ नॉलेज हमें प्राप्त हो रहा है, ये प्राइमरी सोर्स है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज है,
उसको हमने पढ़ा, हाँ, तो किसी ने लिखा वो हमने जाना, हमने जाना, हमने उसको साक्षात सामने नहीं देखा। नहीं देखा, तो सेकेंडरी सोर्स है। तो ये दोनों सोर्सेज जो है उसमें काम करते हैं, बिल्कुल। और ऑथेंटिसिटी जिसमें ज़्यादा होता है वो तो प्राइमरी उसको सोर्स में हम होता है, प्राइम जाहिर सोर्स सी में बात लेते है। हैं, बिल्कुल। तो जिसमें प्राइमरी सोर्सेज आपको ज़्यादा मिलेंगे, उसी को ज़्यादा हाँ, एडॉप्ट करना बल्कि चाहिए, प्राइमरी सोर्सेज आपको देखना समझना होगा। हाँ, उसके लिए आपको कुछ भी आपको कोशिश करना पड़ सकता है। इसलिए तो क्या? उसका हाँ, ज़्यादा उसी पे तो डिस्कशन ज़्यादा होना चाहिए, उसी के बारे में आप कलेक्शन कीजिए, डाटा लाइए, खोजिए, और ऐसे-ऐसे पुस्तकों को खोज करके रखना पड़ेगा, सर तभी आपको कुछ कर पाएँगे। ये कैसे प्रेरणा मिली कि मगही भाषा के बारे में क्योंकि हम शोध करें? जी, जी। क्योंकि हम एक तो पहली बात हम मगही क्षेत्र में हम जन्म लिए हैं। मगध क्षेत्र से आप हाँ, आते हैं? जी बिल्कुल, कहाँ के नालंदा रहने वाले आप हैं? नालंदा अच्छा, बिहार नालंदा के रहने शरीफ वाले। में। अच्छा, और अच्छा, ये अच्छा। चीज़ें क्या है कि हमें कई साहित्यकारों नालंदा ने तो ज्ञान की धरती माना जाता है। बेशक, नालंदा का बेशक मतलब ही है। होता है ज्ञान की धरती। हुँ, नालंद दाती इति इति नालंदा। नालंदा। जी। जिसका ज्ञान देने का कभी कोई सीमा खत्म नहीं। हाँ, बहुत बड़ा काम है। ये अब क्या है कि हम जब देखते हैं हम्म, मगही भाषा को, या आप इसको समझिए इस तरह से कि लोग इसको अरैठ की भाषा कोई कह देता है, कोई कुछ कहने पे आतुर हो जाता है। नहीं नहीं, और ये तो इसको आंचलिकता है। हाँ, ए, नहीं एक स्थानीय भाषा है, हाँ, तो एक आप पंक्ति को कई तरह से लिख सकते हैं। उसका मान होना हाँ, चाहिए। सही बात। लहजा, लहजा जो होता है, बोलने की जो शैली होती है, जो टोन होता है, वो आंचलिकता में सबकी अलग अलग अलग-अलग शायद पहचान, होती सही है ना? और हमें लगा कि मगही को कुछ न कुछ हमें समृद्ध करनी चाहिए, और मगही हमारी मातृभाषा, जो हमारी मैया की भाषा जिसको बोलते हैं लोग। अब हम सर अपनी माँ ये बताएं कि क्या मगही भाषा अभी साहित्य का रूप लिया है? लिया है, जी जी। ऐसी बात नहीं कि नहीं लिया, तो लिया है। कुछ रचनाएं आपको कुछ अगर हो तो बताएं। हाँ, मेरी एक मगही में गज़ल, मतला और शेर है, 2-3 चीज़ें। मैंने अच्छा कुछ अच्छा, मगही में लिखा भी है, गीत भी है बहुत अच्छी बात है कि सर। आज उतरैले चंदा हमार अंगना, वाह। आज उतरैले चंदा हमार अंगना, लेके आई है चुनरिया हमार सजना, लेके आई है चुनरिया हमार सजना, आज उतरैले चंदा हमार अंगना, आज उतरैले चंदा हमार अंगना। तो ऐसे इससे तो हमको पूरा विश्वास हो चला है जी, कि जरूर जो है मगही भाषा का विकास होगा, और इसमें भविष्य में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। और सर ये कविता जो है आपने जो पढ़ी, ये पब्लिश हुआ है? पब्लिश ये हाँ, चलिए तो पत्रिका में हुई हाँ, है। तो मेन देखिए, जब वो बात पब्लिकली जब कोई चीज होती है तभी उसका प्रचार प्रसार होता है। जी, जी, जी। और मगध क्षेत्र के और भी कवि साहित्यकार दो चार जो नाम लीजिए, जो बड़े नाम हैं। हमने कोई प्रियदर्शी जी का नाम हाँ, सुना है, और कोई लोहानी जी कोई थे लोहानी जो जी बहुत हैं, बड़े साहित्यकार थे। तो ये सब का क्या घमंडी योगदान? राम जी रहे हैं। घमंडी जब राम ने नालंदा के थे? नालंदा के नहीं थे, मगध अच्छा, क्षेत्र मगध में क्षेत्र आता के है। थे, और मगध तो बड़े हैं, नालंदा हाँ, से और बड़ा क्षेत्र उसका है। जी। और तो भी उमेश प्रसाद उमेश जी लिखते हैं, मगही में गीत हाँ, लिखते रहते हैं, बोलते हैं मंचों पर, मैंने देखा है उनको, अच्छा अच्छा अच्छा। कई बार मंच पे साझा भी किया हूँ। एक हमारे विदेशर बाबू थे जो गुजर गए, और हम्म, बहुत अच्छी मगही में कविता लिखते थे। लेकिन वही होता है कि जब कोई चीज प्रकाशित नहीं होता है तो पब्लिकली नहीं होता है और गुमनाम रह जाता है वो। हाँ, वो आपको अगर आना है तो हाँ। आपको छपना ही पड़ेगा, आपको हम्म। लिखना पड़ेगा, छपवाना भी पड़ेगा, तभी आप जैसे बाजार में आएंगे, उन्होंने, तभी आपको जान पाएंगे उनकी लोग। एक हम लाइन सुनाते हैं। हम्म, एक भगीरथ के गंगा से हम्म, सौंसे देश धुआइत न। अरे वाह। एक भगीरथ के गंगा से सौंसे देश
देश धोवाइत ना, जमकल इतना मैल अधिक है, खुरपो से खखोराइत ना। खोखरा इतना। वाह। तो बहुत अच्छा सुनने में लगता है और मगही सुनने में अच्छा लगता है। तो इसका स्कोप जो है साहित्य का विकास जब होगा, माने साहित्य में जो बहुत सारी विधाएं हैं सर, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। आजकल जो विधाएं जो चल रही है, गजल का ज्यादा फेम आ गया है, वो हिंदी में हो चाहे उर्दू में हो चाहे मगही, आजकल मगही में भी लिख रहे हैं लोग। मजीब में भी गजल लिखी हाँ, जा रही है। लिख रहे हैं, कुछ हाँ, लोग लिखते हैं, जैसे तो हम पहली बार जाने मीठ हैं। गजल गीत एक पुस्तक है, नवादा के एक बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, और उसमें उनके एक पत्रिका निकलती है, मगही मनभावन। अच्छा, वो सर एक मगही जो की वैज्ञानिक थे, वो इंजीनियर साहब, वो भी मगही में कुछ हाँ, मगही बयार, बिल्कुल बिल्कुल, मगही बयार करके एक पुस्तक मगही लिखे बयार हैं। है, हाँ। क्या नाम है सर का, भूल रहे हैं। जो दिल्ली उल्ली में रहते हैं सर अभी। हाँ, आनंद वर्धन नाम है आनंद उनका। वर्धन जी, हाँ। आनंद वर्धन साहब जी तो मत पूछिए, खूब लिख रहे हैं, कोशिश उनकी काफी अच्छी रहती है। उनका यही रहता है ख्वाब कि हम जब भी जाएं मंच पे तो अपनी मातृभाषा को अभी रखें। एक बहुत बड़े विद्वान हैं जो शायद पुणे में रहते हैं, उनका कुछ नाम है। हाँ, और नारायण उनका प्रसाद जी क्या हैं। क्या उनका भी योगदान है, कुछ नारायण बताएंगे। प्रसाद जी का योगदान ये है, उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि रूसी उपन्यास को हो, चाहे हमारे भारत के बाहर के उपन्यास जो काफी प्रसिद्ध हैं, उसको उन्होंने रूपांतरित किया है मगही भाषा में। जैसे दोस्तोयेव्स्की का शायद हाँ किए हाँ हैं। हाँ, काफी हाँ, और बहुभाषीय हैं। दंड और अपराध, अपराध, हाँ, काफी जो प्रसिद्ध हुआ है। किताब है उनका, जो फेमस है। और भी किताब लिखे हैं वो, क्या उसको कहते हैं, मास्को के बारे में भी हाँ, उन्होंने कई लिखा। एक प्रेम प्रसंग के उपन्यास भी उनका काफी चर्चा में है, और उस पे कई बार हम लोगों ने भी उनको बुला करके लोकार्पण भी किया है। मास्को से सेंट पुतुरवर्ग, उन्होंने एक किताब लिखी है जो प्योर मगही में वो ट्रांसलेट है। तो हमको लगता है कि साहित्य में आज के युग में तो उनका हमको लगता है कि वैसा नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा वो, और उनका कोई मंच भी है। कप्तान के बेटिया हाँ, और वो फेसबुक पर भी लगता है कि बहुत ज्यादा हाँ फेमस रहते हैं। वो मगही को खूब प्रचार प्रसार करते हैं, और हर एक भाषा को सोचते हैं कि उससे मगही से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे निकली हुई, हम उसे कैसे हम एडॉप्ट करें अपनी मगही भाषा में, कैसे वो जोड़ करके निकली हुई भाषा है। उपनागर नागर तक, गुजरात तक मगही भाषा फैली हुई थी, आज जो है मगही से एक सीमित क्षेत्र में हो गई है, ये सोचने वाली बात। हाल ही में एक किताब उन्होंने भेजी है हमें, आवरण। तो आवरण एक किताब जो बहुत बड़ा साउथ इंडिया का जो एक राइटर है, उनकी किताब का उन्होंने जो है रूपांतरित किया। उस किताब में मैंने देखा कि शुरू में मगही का काफी व्याकरण उसमें दिया है उन्होंने। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब मगही साहित्य के लिए, जो भाषा एवं साहित्य के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। सही बोल रहे हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि मगही में व्याकरण ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने व्याकरण है दिया है, तो भाषा है। एक ही चीज को बोला है कि आप थोड़ा सा बदल लीजिएगा टोन तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे चीज उन्होंने उदाहरण दिया, हाँ, बहुत अच्छे से समझाया। सही बात है। और एक और नाम आता है, व्याकरण एक लिख रहे हैं, धनंजय श्रोत्रिय नाम है, धनंजय श्रोत्रिय। हाँ, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो चले जाते हैं, गांव पड़ता है शायद पटना क्षेत्र में, बख्तियारपुर से एक गांव निकली रास्ता जाती है, भुला रहा हूँ, लेकिन उन्होंने काफी उस पे कोशिश कर रहे हैं कि सुनने में आता है कि वो 400-500 प्रति लिख रखे हैं मगही व्याकरण में, और कब छपेगी वो तो बोलते रहते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि मगही के लिए उन्होंने काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो होते रहनी चाहिए, क्योंकि मगही भाषा हम घर में नहीं बोल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। एक चीज हम पाते हैं कि जैसे अभी 8वीं अनुसूची में हमारे आंचलिक भाषा जो मैथिली है उसको जोड़ा गया है। बिल्कुल। और जो आंचलिक भाषा अगर मैथिली वो जुड़ जाती है इसमें, अगर जुड़ गई है 8वीं अनुसूची में,
तो उससे वो रोजी रोजगार से भी जुड़ जाता है, बिल्कुल क्योंकि जो सिविल सर्विस में उसमें उसके जो क्वेश्चन होते हैं उससे बच्चे लिखते हैं और बिल्कुल उससे आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत बड़ा वो जो है स्कोप ले लेता है उसके जांचने वाले, उसके प्रोफेसर, उसके अपॉइंटमेंट। तो उस तरह का स्कोप अगर उन्होंने डिमांड किया कि हमारे भाषा उस 8वीं अनुसूची में जुटना चाहिए, तो उसके पास उसका आधार था, क्योंकि उसके पास साहित्य बहुत सारी लिखी गई, बहुत सारे उपलब्ध साहित्य, उसकी लिपि पुराने है पुराने जो समृद्ध है। और लेकिन उस तरह का अगर हम ऐसा बना कहें, अगर डिमांड मांगे, तो क्या मगही को हम ऐसा डिमांड कर सकते हैं? ऐसा आधार है आपके पास? कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो आधार जरिया में आधार होना चाहिए, क्योंकि मन उसके मुकाबिल आधार आपका नहीं है। नहीं, अभी मगही में बहुत कम तो लोग लिखे हैं, तो आप क्या आधार दीजिएगा सामने? और निराधार है। आप मतलब मगर निराधार है, आपके पास उपन्यास नहीं है लिखा हुआ, विधाएं नहीं है। नहीं है। हाँ, कम कम है, लिखे हैं, लोग लिख रहे हैं, लेकिन अभी हमको लगता है बहुत कुछ काम करना हमको पड़ेगा लगता मगही है में। कि आपको इस शोध क्षेत्र से ऊपर उठ के आपको काम करना होगा, बिल्कुल पूरा सब कलेक्शन करना होगा, हम्म, उसका पूरा आर्काइव आपको बनाना होगा। और हम्म, इसके लिए अगर समर्पित अगर होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो मांग जो है वो आपके द्वारा ही उठ सकती है, हम्म। क्योंकि इससे बहुत बड़ा रोजगार का माने ये खुल जाता है, और हाँ, रास्ता विकास मिलता है लोगों के विकास लिए। का बहुत बड़ा रास्ता खुल इसी जाता तरह है। से तो लोग इसमें, हाँ, तभी तो आप जुड़ेंगे ना लोग, वरना देखिए किसी न किसी दो चार हम समझते हैं 2 ही 3 ऐसे आंचलिक भाषा है बिहार की जो फेम हो रही है, फेम हुई है, जिसमें मैथिली, लेकिन सबसे ज्यादा फेम हुई है अगर तो भोजपुरी फेम हुई है, भोजपुरी तो काफी, क्योंकि भोजपुरी में उसका फेम होने का क्या कारण है सर? उसका फेम होने का कारण है कि उसको लोगों ने लिखा खूब है, पहले से लिखते आ रहे हैं, लोग लिखे हैं उसके गाना वगैरह, गाने, गीत काफी प्रचलित है। गाना गीत, आज के गीत नदिया के पार, हाँ, वो सब है। मैया तोरा पीढ़ी पीढ़ी चढ़े चढ़े वो, वो। हाँ, मारबुर सुगवा धनुष से काफी प्रसिद्ध है, जो छठ पूजा में बजता है, काफी प्रसिद्ध है। अंगूरी में डसली बिया नगीनिया रे, बहुत सारे गीत जो है। नदिया के पार में जो सूरज डूबे कौन रे दिशा में नदिया, लेके चले रे बटोहिया, हाँ, काफी बहुत फेमस हुआ था। फेमस है। अब आज आज भी बजती है, आज भी लोग सुनते हैं उसको। कर्ण प्रिय भी है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आजकल देखा जा रहा है कि भोजपुरी गानों में पहले शालीनता थी, लेकिन आज फूहड़पन उसमें आ गया है। ये इसलिए आ रहा है सर, क्योंकि जो डिमांड आप जो लिखेंगे, जो दिया जा रहा है, तो उस तरह से लोग गा रहे हैं, और उसको बहुत दिलचस्प तरह से लोग उतार भी ले रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और इसको लोग, लेकिन जबकि वो जो शख्स लिखा है, वही शख्स अपने माता पिता के सामने वो सुन नहीं सकते। इसके तो मतलब ये कि चीजें साहित्य में फूहड़पन आ गया है, एकदम आ एकदम रहा उतर है। आई है, लेकिन वो ये चीजें काउस होनी नहीं चाहिए। अगर समाज का इसमें जमाने का दोष है या आजकल के लेखकों का दोष है या ट्रेंड है? दोनों का हम कहेंगे इसमें दोष है, क्योंकि अगर अगर कोई लिख रहा है व्यक्ति, अगर वो समाज में आ चुका है, तो आप इसका विरोध कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर राइटर लिख रहा है सही से, तो समाज तो अडॉप्ट करेगा ही करेगा, उसको तो लिखना ही। मैथिली के बाद थोड़ी सी दबी हुई मतलब आवाज उठी है भोजपुरी के बारे में, डिमांड की अनुसूची में 8वीं अनुसूची होगी, तो साहित्य में समृद्ध वो भी नहीं है, लेकिन इस स्कोप उसका एक ऐसा स्कोप है जो कि शायद मैथिली के पास भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो विश्व में फैला हुआ है। बिल्कुल मॉरिशस, लोग इसको एडॉप्ट भी कर लेते हैं और समझ भी जाते हैं। नहीं, हमको लगता है कि सर यहाँ के जो लोग गए, जैसे बताते हाँ, हैं कि हाँ, खेती करने के लिए लोग 150 बरस पहले गए यहाँ से लोग, कहाँ भाई फिजी, त्रिनिदाद, मॉरिशस, तो हाँ वो लोग आज के दौर में शासक भी हो गए। हाँ, वही अपनी तो मातृभाषा आज भी वो भाषा वहाँ बोलते हैं जी, भोजपुरी बोलते हाँ, हैं। वो आज भी वो भाषा बोलते हैं। तो देखिए इसका स्कोप कहाँ चला गया उसका। लेकिन हमको लगता है वहाँ साहित्य रची गई होगी, यहीं रची नहीं गई होगी। सही बात बोल रहे हैं। ये विडम्बना माने क्या लगता है, ऐसा हमको लगता है कि बिल्कुल वहाँ के लोग भी लिखते हैं, लेकिन वो चीजें समाज के कल्याण के लिए लिखते हैं, समाज के सही रास्तों के लिए लिखते हैं। यहाँ के लोग
कुछ ज्यादा फुहड़पन लिख रहे हैं आजकल, जो चीज समाज के लिए सही नहीं है वो ठीक है सर, चीजें। हम थोड़ा सा आंचलिक भाषा पर भी बहुत चर्चा हुई, थोड़ा इससे इतर हम चलते हैं कि कविता जो लिखते हैं आप, तो लिखने के लिए क्या होना चाहिए? कविता लिखने के लिए आपके तो पहले एक तो विचार उस पे अपनी सोचनीय होना चाहिए कि हम जिस पे कलम चला रहे कल्पना। हैं, कल्पना करनी चाहिए। उसी को बोलते हैं परिकल्पना। अगर कर लेते हैं पहले से तो उसके बारे में सोच विचार पर रखिए हम कहाँ तक उद्देश्य मेरी पहुंचेगी, कविता के माध्यम से हमने क्या संदेश जहाँ देंगे। न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि, जी जी, तो कल्पना की उड़ान उसको वहां तक ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और शब्द रचना और उसका वाक्य विन्यास, या उसमें जो क्या उसको कहते हैं, व्याकरण। व्याकरण, हाँ हाँ, तो उसका जो छंद होता है या छंद व्याकरण जो होता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं बारीकी, अगर कुछ। देखिए बता सकते 1930 के आसपास में हैं। सुरकांत त्रिपाठी निराला जी हों और कई लोग कवि लोग, उस वक्त आजाद कविताएं भी लिखी जा रही थी, अतुकांत, जो तुक में नहीं था, अच्छा, छंद में उन्मुक्त नहीं। कविता। हाँ, और लेकिन जब से ये प्रचलन में आई उसके बाद कि छंद में लिखना है, पहले भी लिख रहे थे लोग लेकिन ज्यादा प्रचलन में आई बाद में। और इसके बाद जब प्रचलन में आई तो लोग इसको एक लय मिलना चालू हुआ। अच्छा, मतलब उसको आप जब बोलेंगे या पढ़ेंगे या उसको लयबद्धता के साथ में आप उसको गा भी सकते हैं, गा करके भी पढ़ा जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा लगता है, उसको पढ़ने का जरिया मिल जाता है। और मंचों पर ये काफी छंद है, गजल है, कई विधाओं में है जो छंद लयबद्ध चल रहे हैं। दोहा है, दोहा। हाँ, कबीरदास सोचिए उस वक्त लिखे हैं, उस माने छंद विधाओं पूरा। पर विधा, माने हाँ, काव्य में भी कई, माने हाँ, पद में भी कई विधाएं कई हैं, विधाएं, हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। उसमें भी आपका जो बताए दोहा, हम्म, दोहा है, या कबीर साहब गजल का है, साखी, साखियां, हाँ साखी है, साखियां, ये सब सही है, माने अलग चीज है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो भाई हाँ, दोहा के माध्यम से ही समाज को 2 लाइन में पूरी कविता कहना इतना आसान नहीं। आसान नहीं है। वो 2 लाइन क्या है? जैसे है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और माने पंथी को छाया नहीं, फल हाँ, लगे तो दूर। माने 2 लाइन, एक जो सोचिए, दोहा होता है उसमें पूरा जीवन दर्शन होता है बिल्कुल। उसमें। और उसी टाइप का गजल है, लेकिन हम्म। गजल का फ्रेमा अलग है, उसका फॉर्म अलग है। 2 लाइन और में वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दोहे उसमें। और गजल में कोई अंतर है या अंतर है उसी बहुत, तरह की चीजें हैं? नहीं नहीं, बहुत अंतर है। ऐसी बात नहीं। देखिए गजल में मतला मतला होता है, उसमें रदीफ काफिया होता है, उसमें शेर होते हैं और मक्ता भी होता है उसमें। उसका मतलब क्या हुआ? मतला है गजल का पहला शेर, जिसको आप कह सकते हैं। 2 लाइन गजल के पहले 2 पंक्ति, 2 लाइन जिसमें काफिया रदीफ और काफिया दोनों पंक्ति काफिया में आना रदीफ दोनों चाहिए। आता है। हाँ बिल्कुल। जैसे अपनी कोई गजल का कोई उदाहरण दे करके आप इसको जैसे, समझाइए, हाँ, तो शायद दर्शक लोगों को इससे ज्यादा फायदा होगा। मेरी गजल का एक मतलब एक शेर है कि जख्मों पे जख्म खाए जमाने गुजर गए। जमाने गुजर गए। हाँ, जख्मों पे जख्म खाए जमाने गुजर गए, पत्थर भी घर में आए जमाने गुजर गए। जमाने गुजर गए। तो जमाने गुजर गए, जमाने गुजर गए, हाँ, हाँ, ये जो आया है ये रदीफ है। ये रदीफ है। हाँ, ये रदीफ। और उसके पहले जो था और वो काफिया काफिया है। है। अच्छा, उसके जस्ट रदीफ के पहले जो वो आ रहा है, हाँ, पहले शेर में वो अच्छा। काफिया, और दोनों में आ गया है काफिया रदीफ, तो वो मतला है। अच्छा, ये मक्ता क्या हुआ? मख्ता में शायर अपना तखल्लुस रखते हैं, या उसको हिंदी में कहें तो उपनाम रखते हैं अपना अपने। कोई नाम रखते हैं, माने साहित्यिक नाम रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अभी एक चलन है, माने ये जो हिंदी गजल, हिंदी तो गजल, हिंदी गजल हमको लगता है कि उर्दू गजल से ही आई ये ट्रेंड। बिल्कुल उसी से आई है, उसी का तो लिया हुआ हिस्सा है। अच्छा, हिंदी गजल क्या उर्दू गजल के बिना, हम्म, ये उर्दू के बिना संभव है? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। लोग लिख रहे हैं क्योंकि हाँ, आप उसी से अडॉप्ट किए हैं। जब तक उसको उर्दू की, लेकिन थोड़ा सा उसमें चाशनी लाने के हाँ, लिए, मिठास लाने के लिए। मिठास लाने के लिए आपको उसको
स्वादिष्ट बनाने के लिए, अब समझिए जिसको मसालेदार बनाने के लिए उर्दू का लफ्ज प्रयोग करना ही पड़ेगा। हाँ, आप ठीक हाँ, है, कुछ लोग लिखे हैं, जैसे उसमें है आपको अदम गोंडवी साहब जी हैं, दुष्यंत साहब हैं, और नीरज साहब जी हैं। तो इन लोगों ने हिंदी गज़लों में प्रचलन किए हैं, लिखे हैं खूब, और चला भी है। जैसे दुष्यंत साहब जी का एक शेर है ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी निकलनी चाहिए, चाहिए, और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने मेरे में ही सीने में सही, मगर हो कहीं आग लेकिन आग जलनी आग चाहिए। जलनी चाहिए। वाह, क्या तो बात। वही चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि एक उर्दू लफ्ज़ जो है वो स्वादिष्ट भोजन में स्वादिष्ट परोसने का काम हम्म। ये चीज़ें। अब जैसे देखिए, अब वो लोग बोलते हैं अपनी प्रेमिका को कि ये हाँ। तुम तो मेरी जान ले ली। अगर इसी को हिंदी में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? तुम तो मेरी हत्या कर दी, हत्या हत्या तो करना। क्या ये अब हत्या और दोनों तो एक हाँ, तरह से अनुवाद है, लेकिन दोनों का अर्थ हमको लगता है कि बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये यही है। वो हत्या जो कह दिया तो एकदम में हत्या कर देना होगा लगता है। हाँ, एकदम और जान लेंगे तो ये वहां पर रोमानियत रोमानी रूह से थोड़ा सा जुड़ जाता है, और इसमें जैसे लग रहा है कि किसी का सच में। रोमांस, हाँ, रोमांस का पुट है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो माने एक ही बात को अगर दूसरी जैसे भाषा में कही जाती है। जैसे आप समझिए कि एक कोई कहे कि आज तुम हथियारन लग रही हो तो खराब लगता है। आप उसको कह दीजिए जान कि लेगा। हाँ, आप उसको कह कातिल आप निगाहें। आज तुम कातिल लग रही हो, तो उसको ज्यादा अच्छा लग रहा हाँ, तुम्हारी निगाहें कातिल हैं। है। हम्म। ये ये तो बहुत बड़ा माने शब्दों का बहुत हमको लगता है कि असर कोई पड़ता भी है। भाषाविद हम्म, वो नहीं बन सकता जो सिर्फ एक भाषा जानता है। हम्म। क्या ये सही है या मैं सही पर हूँ या हर गलत? एक साहित्यकार को, कवि को, वो कई भाषाओं से जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा लेखन करना है, आपको अच्छे तरह से समाज को समझना है, परोसना है, क्योंकि कई भाषा को पढ़िए, समझिए, जानिए, तब आप उस पे आप लिखिएगा तो और ज़्यादा निखर के सामने आए। सर, आपके कविता में कौन से कवि या कवित्री जो है आपके मने आदर्श होंगे, या एक ही कोई है या दो चार हैं देखिए, ऐसे कि तो जिनको हम आदर्श मानते हैं? हाँ हम लिखने के समय में वो होता है कि याद रहता है कि हम वैसा बनना चाहता हूँ। ऐसे तो हमारे देखिए जनाब बेनाम गैलनी साहब जी उस्ताद जो हैं, अच्छा, उन्हीं के साथ में अच्छा, बड़े। आपके उस्ताद गुलाम जिलानी साहब जी हैं? जी जी, बेशक। और नाम बहुत, सुना है उनका हमने। अरे बहुत बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। उनसे मैंने समझिए कि गज़ल का ग से लेकर के ल तक उन्होंने ही मुझे सिखाया है, गज़ल अच्छा, किस तरह से लिखी क्या जाती है। बात और रही बात कि उनके साथ में पढ़ने वाले, शायद अभी हाल फिलहाल उनका डेथ हो गया, इंतकाल हो गया है, है। बशीर बद्र साहब जी। उनसे मैं बशीर। काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ कि उनको जब मैं सुनता हूँ अच्छा, तो उनकी शायरी से बहुत प्रभावित हाँ, है। उनकी शायरी जो है सरल भाषा में है। एक आध सुनाइए, याद हो हाँ, तो। उन्हीं का है एक गज़ल का एक मतला, एक शेर है हम्म, कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कि सर सर झुकाओगे झुकाओगे पत्थर तो देवता पत्थर देवता हो हो जाएगा, जाएगा, उसको इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। बेवफा हो जाएगा। और हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वाह, क्या अब बात। सोचिए, इतनी छोटी सी बहर में अब बड़ी बात कह देना, हम्म, ये वही शायर कर सकता है जो बहुत इसमें रमा हो और सलीके से कहना सीखा हो, जानता हो, सरल भाषा में बहुत बड़ी बात हर एक कोई से कह ही नहीं सकता है। वो वही कह सकता है जो पुख्ता शायर हो, जो बहुत उस पर डूबा हो, शायरी सही मायने में समझता हो, रखता हो, और वो ऐसा है सरल भाषा जो युवाओं को असर करता है, और युवा इसको एडॉप्ट करता है, समझता है कि नहीं ये तो बहुत, इसको हम समझेंगे, परखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा हमको मायना मिलेगा। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, लेखक में आपको कौन मने अच्छा लगते हैं? लेखक में ऐसे कई लोग रहे हैं, सुल्तान त्रिपाठी नाला जी भी हैं, ये आपको मुंशी प्रेमचंद जी भी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का मने गोदान इन आप सब पढ़िए, उपन्यास जो है। प्रभावित है इन सबसे। हाँ, और आजकल हमारे ही क्षेत्र में डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह जी हैं, अच्छा, अच्छा, उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिख रखी है। सुनने में आता है अच्छा, कि नाम सुना है उनका।
काफी इतिहासकार हैं, हाँ बहुत बड़े भाषाविद। हाँ बहुभाषाविद हैं। वो पाली भाषा के प्रोफेसर रहे हैं अल्लामा इकबाल में। हम्म, अभी रिटायर हुए हैं, पिछले 1.5 साल 1 साल हो गया है उनका। अच्छा अच्छा। लेकिन उन्होंने अभी लिखना छोड़ा नहीं, हमेशा लिखते रहते हैं। और आयतन वो हैं भोजपुर इलाका के, लेकिन उन्होंने मगही हमारे क्षेत्रीय भाषा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। काम किया है। उदंतपुरी पे उन्होंने अपनी बहुत अच्छा ग्रंथ लिख रखा है। अशोक सम्राट पे काफ़ी उन्होंने लिखा है। अ, बहुत बेहतरीन लेखक रहे बौद्ध हैं। और दर्शन पर भी। उपन्यास उनका काफ़ी एक देखिए डुकारेल की पूर्णिया काफ़ी फेमस है। और उनके एक हाल फिलहाल मैंने प्रूफ रीडिंग किया था, लोक काकही, जो लोग काके उसमें मगही भी है, भोजपुरी भी है और हिंदी भी समाहित कई भाषाओं, आंचलिक भाषाओं का है। मिश्रण हाँ है। हाँ, मिश्रण है किया हुआ। तो डोकारेल पूर्णिया में भी है। हाँ हाँ, उसमें भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है आंचलिक हम्म भाषा के लिए। हम्म तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि आज का जो नौजवान है, हम्म। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया है, लोग कहते हैं, जैसे कि वो मोबाइल पर ही उंगलियां मारते रहते हैं। हाँ आजकल तो लाइक लाइक कमेंट करिए, फॉलो, सही सही बोल रहे हाँ हैं। ये जो होता है, तो इसमें जो उलझ गया है, तो हमको लगता है कि साहित्य पीछे छूट गया है। बिल्कुल हम्म, ऐसा है कि जो लोग आज कट कॉपी पेस्ट का जमाना है। हम्म, और खास करके आजकल एआई का जमाना सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अच्छा ये आई ट्रेंडिंग है। में अच्छा अच्छा। वो ये ऐसे जब वो आप कवि खोज है लेते हैं, नहीं लेकिन उसको लिख करके भेजता है, उस पे कट कॉपी पेस्ट करके। ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है, हो रहा है। लोगों चैट ने किताबें लिख दी चैट ऐसे छाप छाप चैट करके। जीपीटी क्या क्या हाँ, आया चैट हुआ है। जीपीटी एआई का है, जेमिनी एआई है, क्या क्या आया हुआ है, बहुत सारे एआई चल रहे हैं एक तरह आज। से मौलिकता लोगों में आदम नहीं है। हम उसका खत्म खत्म कर रहे हैं लोग। जो कविता का मेन होना चाहिए मौलिकता, वो खत्म हो रही है इसके माध्यम से। और लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं, 2 लाइन आपका ले लिए, 2 लाइन किसी और का ले लिए, और उसको अपने तरह से ढाल करके अपनी कविता पेश कर दिए। और ऐसा चल सोशल मीडिया में और अभी जो गूगल बाबा का जो दौर आ गया है, कि कोई भी सवाल का जवाब जानना हो तो गूगल गूगल बाबा पे को टच का, हाँ। गूगल करते हैं। तो हमको लगता है इससे बच्चे स्टडी से, हम्म, अध्ययन से लोग दूर हट रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि जो हार्ड कॉपी में जो किताब होती है, उसको लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ आज के युवा, जो हमें लगता है कि 80% जो युवा है वो इन सब एप्लीकेशनों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अगर अगर सच में जानना है तो किताबों से दिल लगाना पड़ेगा किताब उन्हें। से लगा। हाँ एकदम, किताब से पढ़िए, आप उस पर अमल कीजिए और कई किताबों को पढ़िए। एक जरूरी पुस्तक, चीज है किताब, तो भाई बार बार पढ़ेंगे उसको हम। आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा गूगल बहुत। से थोड़ा बहुत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर उसके गहन अध्ययन करना है और पूरा जानना है, तो आपको उसमें आपको फिर मेहनत कर, किताब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी से बड़ा कोई अच्छा एआई भी फेल है उसके सामने, से कुछ नहीं है। पुस्तकालय में तो आज बच्चे जो है बहुत कम दिखाई देते हैं। हाँ बल्कि एक नया जो ट्रेंड अब तो भाई दौर आधुनिक युग है ना। हाँ आजकल ओपन डिजिटल, माइक नहीं डिजिटल लाइब्रेरी का जमाना हाँ है। डिजिटल का है, चल वहाँ रहा है। डिजिटल लाइब्रेरी कंप्यूटर लगा हुआ होता है, जो किताब पढ़ना है उसे वो निकालते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, पीडीएफ निकाल के चलिए लोग भी पढ़ रहे ठीक हैं है, लेकिन पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए, एकदम। पुस्तक से भी प्यार करना चाहिए। हम्म, तभी उसके अंदर जो है साहित्य का फूट आएगा, जानकारी जो है सतही नहीं रह के गहरी जानकारी होगी। बिल्कुल। शायद ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा एक चीज अभी, ओपन माइक क्या है? ओपन माइक जो है आजकल के युवाओं का सबसे बड़ा एक समूह जो है उसमें जाया करते हैं। ओपन माइक का मतलब है क्या? पहले ओपन माइक का मतलब, हाँ ये बताया जाए। हाँ ओपन हाँ। माइक ये एक ऐसा जरिया है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी। पहले तो ओपन माइक खुला खुला मंच है ये। अच्छा। आप जाएंगे, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, विचार ही रख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नहीं आता तो आप विचार रख सकते हैं। उसमें एक चीज ये है ओपन माइक में कि केवल ओपन माइक में कविताएं नहीं होती है, कविताएं नहीं है, और
उसमें संगीत भी होता है, डांस भी हो रहा है, अब कई विधाएं हैं और उसमें। वक्ता के रूप में भी बोल देते हैं। कुछ लोग हम्म। कॉमेडियन टाइप के, स्टैंड अप कॉमेडियन जो चल रहा है, हाँ, वो सब भी उसी का ओपन पार्ट है। माइक का ही रूप हाँ, है। ओपन माइक का ही पार्ट है हम्म। वो। और उसमें मुझे एक ही चीज़ का थोड़ा तकलीफ है, या आप कहिए युवाओं के प्रति। जो युवा आजकल जा रहे हैं ओपन माइक में, जाइए, बेशक जाइए, हम्म। लेकिन आपको अगर असलियत में आपको कविता लिखनी है और आपको कविताई करनी है मंच पर, आपको हम्म। किताब को लिखना है, तो हम्म। आपको जाते हैं ठीक है, लेकिन एक उस्ताद आपके पास होनी चाहिए। जो पहले हम्म। उस्ताद से आप ठीक करवाइए, क्योंकि ओपन माइक में उस्ताद नहीं बैठे रहते। अच्छा, अच्छा, ओपन अच्छा। माइक में ये थोड़ी खामियां हैं, हम्म। क्योंकि वहाँ आपको कोई परखेगा नहीं। आपको वाहवाही देंगे तो आपको लगेगा आपकी कविता बहुत अच्छी लिखी गई है, लोग वाहवाह करते हैं, हम्म। और वहाँ बधाई बधाई दे देते हैं, और उसको सम्मानित भी कर देते हैं, तो लगता है कि हमने बहुत अच्छी कविता लिखी है। जबकि वो ऐसी बात नहीं है। उसको अगर बहुत सटीकता के साथ में आपको लिखनी है, आपको बहुत अच्छा कवि बनना है, लेखक बनना है, साहित्यकार बनना है, तो आपको उस्ताद आपको रखना चाहिए। आप उनसे गुरु सीखिए। गुरु गुरु होना। से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो जो है एकदम गहराई से होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जो आत्मसात होगा, है ना। और एक क्या उसको कहते हैं, एक परंपरागत जो गुण आता है, और श्रमण श्रमण क्या उसको कहते हैं, संस्कृति, हुँ। उसके से परंप उससे 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 मनाया हाँ, जाता है। वो चीज़ें लगातार आज होते रहनी सर चाहिए। बहुत ही जानकारी हुई आपसे, जी। और विस्तृत चर्चा हुई। अंत में चाहूँगा कि अपनी एक गज़ल सस्वर, जिसको उर्दू में कहते हैं बात तरन्नुम, आप सुनाएं अपने दर्शकों को। जी, मेरी एक गज़ल का एक मतला 2-3 शेर सुनाता हूँ। हाँ, सुनाया जाए। कि तेरी बातों में हम रह गए, खुद से गाफिल सनम रह वाह, गए। क्या बात, क्या कि तेरी बातों में हम रह रह गए, गए, खुद से गाफिल सनम रह गए, वाह, और वाह, वाह। उनको दुनिया की सब राहतें, उनको दुनिया की सब राहतें, मेरे हिस्से में गम गम रह रह गए। गए, कि तेरी बातों बातों में हम रह रह गए, गए, खुद से गाफिल सनम सनम रह रह गए। वाह, वाह, गए। वाह, क्या बात। और ये देखिए बहुत कि अच्छा। भीड़ है अब रियाकारों की, रियाकारों मतलब झूठे लोग, शिकायत करने वाले। कि भीड़ है अब शिकायत। रियाकारों की, चाहने वाले कम रह गए, बहुत कम रह गए और हैं। महफिलों से उठे हैं तो क्या, कि महफिलों से उठे हैं तो क्या, तेरी गजलों में हम रह रह गए। गए, कि तेरी तेरे बातों गजलों। में हम रह गए, खुद से गाफिल सनम रह गए। बहुत बहुत आपका सर धन्यवाद। जी शुक्रिया। आप अपने अपने बहुमूल्य समय को आपने निकाला। आपको मैंने प्रार्थना किया था। आप अपने व्यस्त जीवन से आपने साक्षात्कार के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। जी, और पूरे लोगों के लिए मैं एक और शेर सुना के जाना चाहता बिल्कुल हूँ। सुनाइए सर। ये है कि बहुत आजकल जो चल रहा है देश में, कि हालात जो है किस तरह से संभलना चाहिए। और आज की जो परिस्थितियां कि हैं। कि एक ये वक्त है, एक वो भी ज़माना होगा। एक ये वक्त है, एक वो भी ज़माना होगा, जब मेरे घर में तेरा आना व जाना आना होगा। जाना होगा। और मुत्तहिद रखना है अगर मुल्क को तो ऐ लोगो, नहीं, नहीं। कि मुत्तहिद रखना है अगर मुल्क को तो ऐ लोगो, हाथ ही सिर्फ नहीं दिल भी मिलाना होगा। वाह, शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत अच्छा।